नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्षेत्र मिति और इसके अंदर आपका एक चैप्टर है आपकी बुक में जिसका नाम है ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल तथा आयतन। तो सबसे पहले हम क्षेत्र मिति के मीनिंग को समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्षेत्र मिति है क्या, क्योंकि 9th क्लास में भी क्षेत्र मिति वाली एक इकाई आप लोगों ने पढ़ी हुई है जिसमें आपने घन, घनाभ, वर्ग, आयत इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था। वहां पे भी आपने मीनिंग को समझा होगा। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्षेत्र मिति मैथ्स की वो शाखा है या वो ब्रांच है जिसमें हम मापन करते हैं। तो मापन का मतलब किन चीजों का मापन? तो मापन का मतलब है ज्यामितीय आकृतियों का मापन, जिसका डेली लाइफ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप देखते हैं कि घरों में पेंटिंग चलती है और उसका पेंटिंग का जो कैलकुलेशन करते हैं रेट, या ढलाई वगैरह होती है या प्लस्तर होता है तो उसका जो रेट है, तो वहां पे जो मिस्त्री लोग या जो इंजीनियर होते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं। उस सब में क्षेत्र मिति का बहुत बड़ा रोल है। वो सारी चीजें क्यों आती हैं, कैसे आते हैं, तो हम थोड़ा समझते हैं। आपने वर्ग को पढ़ा है, आयत को पढ़ा है, थोड़ा सा आपने घन भी पढ़ा है और घनाभ को भी पढ़ा है ना। बेसिक डिफरेंस अगर वर्ग और घन में हम समझना चाहें या घनाभ और आयत में समझना चाहें तो आपका जो अंतर है वो 10वीं क्लास का चैप्टर जैसे ही आप ये वाला खोलेंगे तो एक शब्द बताता है, उस शब्द को बोला जाता है त्रिविमीय। आप अपनी बुक में स्टार्टिंग का टर्म थोड़ा सा रीड करके देखिएगा। उस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि हम इस चैप्टर में त्रिविमीय आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। अब त्रिविमीय का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में जिसको हम बोल सकते हैं 3D, 3 डायमेंशन, है ना। हो सकता है आप लोगों ने मूवी वगैरह के टर्म्स में 3D सुना भी हो और देखा भी हो। बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। कुछ लोग हो सकता है केवल सुने होंगे, नहीं देख पाए होंगे। तो क्या कहते हैं? 3D, त्रिविमीय को ही इंग्लिश में बोला जाता है 3 डायमेंशन। तो अब अगर आपको ये समझना है कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या है, जब मैंने आप लोगों को आलेख पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने ये चीज थोड़ी सी डिस्कस की थी कि 2D और 3D होती क्या है। तो हम नॉर्मल एक को करते हैं कि मान लो मैंने ये एक फ्लावर बनाया है बोर्ड में। ये फ्लावर को मैं क्या कर सकती हूँ? केवल देख सकती हूँ, है ना। तो ये जो फ्लावर की आकृति है ये है 2D। लेकिन मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक फूल है, मैं उसको टच करके देख रही हूँ, तो उस समय जो फूल की आकृति है या फूल का जो डिजाइन है वो आपको किस में मिल रहा है? 3D में। तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जिन चीजों को आप स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आपकी आती है 3D में। और 2D का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? प्लेन, यानी कि समतल पे, कॉपी में, बोर्ड में जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो आपका है द्विविमीय। और जिनको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपका होता है त्रिविमीय। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो ये एक द्विविमीय आकृति है। इसमें केवल आपकी भुजा है जो आपके समतल में, वर्ग ऐसा ही होता है। लेकिन मैं बात करूं घन, जो आप लोग खेलते हो क्यूब लेके, है ना, तो अगर उस क्यूब की बात करूं तो आप जानते हैं कि आप उसको हाथ में स्पष्ट उठा सकते हैं, जिसको देखने में कुछ टाइप का दिखेगा। तो ये जो आकृति है, इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है 2D में ऐसे ही दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में जब आप अपने हाथ में क्यूब को उठा सकते हो और उसको जो देखते हैं वो क्या है? 3D है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है किसके बारे में? क्षेत्रफल और आयतन किसके? त्रिविमीय आकृतियों की। तो आप देखेंगे कि घन का करेंगे, हम घनाभ का करेंगे, उसके बाद बेलन और शंकु। बाद में और भी आकृतियां आती हैं जैसे छिन्नक है। ये सब आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग आगे जाके इसको सीख सकते हैं। तो इन सब चीज को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम घन से। घन का मतलब क्या है या घनाभ का मतलब क्या? चलिए मैं घनाभ से पहले स्टार्ट करती हूँ। घनाभ हम इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए एक भुजा है, दिखने में बिल्कुल आयत वाली भुजा है ना। फिर आपके पास एक दूसरी भुजा, एक बॉक्स आप इमेजिन कर सकते हो ये इस प्रकार से। जैसे कि आप देखेंगे एक बॉक्स मैंने लिया हुआ है ना। इस बॉक्स में देखिए ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा मुझे आयत की तरह दिख रहा है। फिर अगर मैं इसको तिरछा करूं तो इसकी मेरे को क्या दिख रही है? ऊंचाई भी दिख रही है। या कल्पना करिए आप अपने घर के कमरे की। आप कमरे की बात करेंगे तो ये उसका एक दीवार, ये दूसरा दीवार, तीसरा दीवार, चौथा दीवार, ये ऊपर का छत और ये नीचे का फ्लोर। तो इस टाइप का होता है। ये एक 3D शेप है। अगर मतलब घन आयत की बात करते तो मैं उसको उठा के लंबा चौड़ा कोना नहीं दिखा सकती। और आयत में केवल 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई की। लेकिन जब मैं घनाभ की बात करती हूँ तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो इसलिए ये त्रिविमीय आकृति है। अब इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लीजिए। हम बात करेंगे किसके? कोर की, भुजा की और शीर्ष की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? पृष्ठ। 3 चीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोर और उसके बाद हम बात करेंगे शीर्ष। सबको जानने के बाद भी जनरली बच्चे क्या होते हैं? पृष्ठ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि कितने पृष्ठ होंगे। तो हमेशा अपने जो इमेजिन पावर है उसको डेवलप करिए, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए अब ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप काउंट करने लगेंगे तो कंफ्यूजन होगा। क्यों?
क्योंकि ये भले डायग्राम 3D का है, लेकिन जब हम इसको प्लेन में बनाते हैं तो ये 2D डायग्राम है। इसको हम उसका लंबाई चौड़ाई महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो देखो मैंने ये लिया हुआ है ना। अब आप इसकी तुलना अपने घर के कमरे से मानिए। तो पृष्ठ की बात करते हैं, कितनी दीवार होती है? 4 दीवार है, 1 2 3 4। तो ये 4 पृष्ठ हो गई साइड साइड में। एक ऊपर छत है, 5 हो गई, और एक नीचे क्या है? जमीन है, क्या हो गई? 6। घन को भी हम साथ में समझ लेते हैं। घन में बस क्या अंतर है घनाभ और घन में? कि घनाभ में आपके पास है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये है, लेकिन जब हम घन की बात करते हैं तो वहां केवल एक ही भुजा होती है, मतलब वही लंबाई है, वही चौड़ाई है और वही ऊंचाई है। तो जब हम घन की बात करेंगे तो भी साइड उतने ही होंगे। वहां पे भी अगर मेरे को ये देखना है कि कितने पृष्ठ हैं, तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा कि आप ये कल्पना कर लीजिए, अपना सोचिए कि मेरे रूम में कितने हैं? 4 दीवार है, तो एक इधर का, 2 3 4, तो ये 4 आपके साइड साइड में हो गए। एक ऊपर का छत मिलाऊंगी तो 5, और एक नीचे का जमीन मिलाऊंगी तो कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब होता है घन या घनाभ में टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 6। तो होप सो कि अब आपको एकदम कंफर्म रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोर। कोर को बोला जाता है भुजा। भुजा मतलब ये वाला हिस्सा, कितनी लंबाई वाले हिस्से हैं, कितने चौड़ाई वाले हिस्से हैं, कितने ऊंचाई वाला, या घनाभ में कितनी भुजाई है। तो आप इसके देखिए, तो अब आप भुजा का मतलब क्या है? ये ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर में आपको 4, या खड़ा मिल रहा है इधर कोने में। अब अपने घर में इमेजिन करिए ना, छत में आपके ऊपर ऐसा 4 बना हुआ है, जैसे ये 1 2 3 4, तो ऊपर के 4 भुजा हो गए। जमीन में भी ऐसे 1 2 3 4, नीचे के भी 4, 4 और 4 कितनी हो गए? 8। अब कौन सी भुजाएं बची? मतलब कौन सा जो है आपकी भुजा बची? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक वाली। तो कितना हो गया? ऊपर का 4, नीचे का 4, 8, और साइड का 4 मिलाया तो कितना हो गया? 8 4 12। तो इसका मतलब होता है कितनी भुजाएं होती हैं? 12। ठीक है, चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ है। टोटल अगर हम कोर की बात करें तो कितने कोर होते हैं? 12। अब बात आती है शीट्स की। शीट्स मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कॉर्नर पॉइंट। कितने कोने आपको दिख रहे हैं? अपने कमरे में ही इमेजिन करिए। नीचे देखिए 1 2 3 4, और ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4, या इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। ठीक नीचे में एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। तो 4 और 4 टोटल कितने कोने हो गए? 8। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टेक्स और हिंदी में बोला जाता है शीट्स। तो आई होप सो कि आज के बाद आपको ये कभी डाउट नहीं होगा कि घन या घनाभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, और जो टोटल शीट्स है वो कितनी होती है? 8। कभी भी डाउट है बिल्कुल एक कमरे का इमेजिन करिए और उसके बेस पे आप काउंट करना स्टार्ट करिए। बिल्कुल आप सोच के ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था भुजा की बात। अब हम बात करते हैं सूत्रों की, क्योंकि आप लोगों ने संपूर्ण पृष्ठ वाले जो कंसेप्ट है उसको 9th में पढ़ा हुआ है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मेरे को प्रश्नावली में नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का कंसेप्ट समझना है, उसके रिलेटेड का मीनिंग में बता देती हूँ, सवाल अगर उसमें आएंगे तो बताऊंगी। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। 2 शब्द का इस्तेमाल होगा, एक होगा वक्र पृष्ठ और एक होगा संपूर्ण पृष्ठ। प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। वो बेलन के लिए भी पूछा जा सकता है, घन के लिए भी पूछा जा सकता है, घनाभ के लिए भी, शंकु के लिए, या बोलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ। तो हमको पता कैसे चलेगा कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का? तो इस जब मैं घनाभ की बात कर रही हूँ तो वक्र का मतलब होता है ये चारों साइड का हिस्सा। ठीक, क्या बोल रही हूँ मैं? ये चारों साइड का हिस्सा, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं। तो ये जो चारों साइड का हिस्सा है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। और इन चारों साइड का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूंगी तो ये हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल। इसी तरह घन की बात करूंगी तो चारों साइड का जो हिस्सा निकालूंगी वो उसी का क्षेत्रफल होगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन की बात करूंगी तो भी वही होगा कि जो चारों साइड का जो हिस्सा है वही मेरा क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? क्योंकि जब वक्र पृष्ठ की बात करती हूँ तो एक ऊपर का छूट जाता है और एक नीचे का छूट जाता है। तो जब मैं सवाल में ऊपर और नीचे दोनों को ले लूं और साइड का भी ले लूं, मतलब सारा संपूर्ण सारे पृष्ठ को ले ले, तो जो क्षेत्रफल को बोला जाता है तो उसको बोलते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और या कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो पृष्ठीय बोले, संपूर्ण बोले मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, और अगर वक्र बोलता है तो केवल आइट साइड का, ऊपर और नीचे उसमें काउंट नहीं होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब एक चीज हम देखते हैं कि ये हमारे घर का मान लीजिए कमरा है ना। आप लोगों ने विकर्ण पढ़ा हुआ है किसके लिए? आयत के लिए और घन के, मतलब उसके लिए, वर्ग के लिए। अगर ये वर्ग है तो आप जानते हो, मान लीजिए ये A
बी सी डी एक वर्ग है और मैं आपसे विकर्ण पूछूं तो आपको मालूम है कि ए से लेकर सी तक की जो लंबाई है वो विकर्ण कहलाती है, या बी से लेकर डी तक की, दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। उसके बाद अगर मैं आयत की बात करूं तो आप ये जानते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है आयत का विकर्ण, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है आयत की विकर्ण। किसी भी आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, किसी वर्ग के दोनों विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो त्रिविमीय आकृति में क्या होगा, तो चलिए एक इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए आपको अपने कमरे में एक बांस का लंबा सा डंडा सेट करना है, लेकिन उस डंडे की जो लंबाई है वो आपके घर की ऊंचाई से भी ज्यादा है और जो तिरछा जो लंबा है उससे भी ज्यादा है। मतलब वो ना तो ऐसे एडजस्ट हो पा रहा है ना ये खड़ा एडजस्ट हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको तिरछा रखेंगे। मतलब अगर ये मेरे कमरे के अंदर का हिस्सा है, मैं देख रही हूँ ऐसे लिटा के देख रही हूँ बांस नहीं आ रहा है, ऐसे लिटा के देख रही हूँ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, इस कोने से उस कोने में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। और ये वाला जो विकर्ण बनता है, बीचों बीच का जो विकर्ण आता है, इसी विकर्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द आकाशीय विकर्ण। आप जानते हो अगर वर्ग की भुजा ए और ए है तो इसका विकर्ण होता है ए का वर्ग धन ए का वर्ग, या इसको लिखा जाता है कर्णी 2a। ये आपने छोटी क्लास में किया है। वो आयत की बात होती है, अगर मान लीजिए ये ए और ये बी है तो इसके विकर्ण का सूत्र होता है कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग। लेकिन बीच वाला आकाशीय विकर्ण, तो आप देखेंगे कि आकाशीय विकर्ण में कमरे के लंबाई वाले हिस्से का भी इस्तेमाल होता है, कमरे के ऊंचाई वाले भाग का भी इस्तेमाल होता है और कमरे के चौड़ाई वाले भाग का भी। मतलब ए बी सी तीनों ही हिस्से का इस्तेमाल होता है। और आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, अर्थात लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग धन आधार के वर्ग का करनी, मतलब वर्गमूल जो निकालेंगे ये क्या कहलाता है, किसका, घनाभ का आकाशीय विकर्ण। और अगर घन का आकाशीय विकर्ण देखना हो तो घन में लंबाई ए, घन की चौड़ाई भी सेम होती है, घन की ऊंचाई भी सेम होती है। या इसको मैं हल कर लूं तो कितना आ जाता है, ये 3a का वर्ग। अब ए आपका जोड़ा बना के बाहर निकल जाएगा, 3 नहीं निकल पाएगा, तो घन का आकाशीय विकर्ण होता है कर्णी 3a और घनाभ का आकाशीय विकर्ण होता है कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट होप सो कि आपको समझ में आया होगा। एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा इसी चैप्टर का प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन हम पहले हल करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ 8 मीटर लंबा है। ठीक है, घनाभ दिया हुआ है, उसकी लंबाई दी हुई है, 8 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्ण ज्ञात करिए। बेसिकली अगर 2D और 3D यानी कि द्विविमीय और त्रिविमीयों की आकृति की बात करें, वर्ग आयत द्विविमीय आकृति, घन और घनाभ त्रिविमीय आकृति। खाली वर्ग और आयत की बात करते हैं तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं, केवल एक विकर्ण है जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय विकर्ण। जब हम घनाभ की बात करते हैं या घन की बात करते हैं तो 2 टाइप का विकर्ण हमको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मैं घनाभ की बात करूं तो मेरे पास पृष्ठ भी है, लेकिन पृष्ठ के साथ मेरे पास लंबाई चौड़ाई और आयतन तीनों चीजें हैं। तो इसलिए 2 टाइप के विकर्ण आपको मिलता है, एक मिलता है पृष्ठीय विकर्ण और एक मिलता है आकाशीय विकर्ण। प्रश्न में बोला है सभी विकर्ण, क्योंकि ये घनाभ की बात है तो घनाभ में पृष्ठीय विकर्ण बदल जाएंगे बार बार। क्यों? जब मैं ये वाले पृष्ठ की बात करूंगी तो क्या होगा, ये इसका लंबाई है, मान लीजिए ये आपका लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई से मिलकर एक पृष्ठ बना है। लेकिन जब मैं इधर पे आऊंगी ये वाले सतह पे तो यहाँ पे एक भुजा क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और एक भुजा हो जाएगी ऊंचाई, मतलब अलग अलग पृष्ठ है इसमें। तो इसलिए घनाभ में पृष्ठीय विकर्ण भी आपके बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हल में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई ए बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। उसके बाद दिया है चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई बी, वो कितना दिया है, 4 मीटर। उसके बाद दिया है घनाभ की ऊंचाई सी, वो कितना दिया है आपका, 2 मीटर। ठीक, अब आपको मैंने अभी बताया है कि जो बीचों बीच में हम तिरछा लाइन लेते हैं वो क्या कहलाता है, आकाशीय विकर्ण। तो सीधा हम पहले निकाल लेते हैं घनाभ की, जो कि घनाभ का आकाशीय विकर्ण सूत्र अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, क्या, कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ठीक है,
तो चलिए मान रख देते हैं। ए का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, बी का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, सी का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग। हल कर लेते हैं इसको। 8 का वर्ग यानी कि 8 8 64, 4 का वर्ग 4 चौके 16, उसके बाद 2 का वर्ग 2 दूनी 4। सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा आपके पास? 4 और 6 10, 10 और 4 14 का 4, हासिल गया 1, 6 और 1 7, और ये मिला के कितना हो जाएगा? 8। 84 हो गया है। तो आप वर्गमूल निकाल के देख लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 84 को 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। तो 3 और 7 तो जोड़ा नहीं बना रहे, ये 2 जोड़ा बना रहा, तो बाहर निकाल देते हैं 2, करनी के अंदर आएगा 7 या 21, क्योंकि विकर्ण लंबाई है किसमें दिया है? मीटर में, तो उत्तर आपका क्या आ गया? मीटर। तो ये आपका आ गया आकाशीय विकर्ण। किसका? दिए गए घनाभ का। लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ऊंचाई मैंने लिखा, सूत्र मेरे को पता था, करनी के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। मान को रखा 8 8 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, सबको जोड़ा तो करनी के अंतर का 84 आया। बाहर निकल सकता है क्या देखने के लिए हमने मान को गुणनखंड करके तोड़ा तो 2 आपका बाहर निकल गया, करनी के अंतर आ गया 21 मीटर। ये किसका मान है? ये आकाशीय विकर्ण का। क्योंकि प्रश्न में सभी विकर्ण की बात किया है तो हमको पृष्ठीय विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस हिस्से को मिटा देती हूँ और पृष्ठीय विकर्ण का आगे देखते हैं, ठीक है। अब पृष्ठीय विकर्ण तो 3 भुजा से मिलकर कितने पृष्ठ बन सकते हैं? एक भुजा ऐसी होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, एक भुजा ऐसा होगा जो कि चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा, और एक में होगा लंबाई और ऊंचाई से। मतलब ए बी बी सी और 3। आपको समझ नहीं आया तो आप इस प्रकार से ले सकते हो ए बी सी। तो एक ए और बी को मिलकर बनेगा, एक बी और सी को मिलकर बनेगा, और एक सी और ए को मिलकर बनेगा। तो चलिए पृष्ठीय विकर्ण क्या होंगे? पृष्ठीय विकर्ण पहला होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग, फिर दूसरा पृष्ठीय विकर्ण होगा, मैं पहले सूत्र लिख लेती हूँ फिर मान रखूंगी, ठीक है। बी का वर्ग धन सी का वर्ग, और आपका तीसरा पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा, ये होगा ए का वर्ग धन सी का वर्ग। मतलब वो वाली सतह जिसमें लंबाई और चौड़ाई ए और बी है, वो वाली सतह जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई है, और वो वाली सतह जिसमें लंबाई और ऊंचाई है। आप डायग्राम से भी बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं। जैसे पहले सतह जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है, फिर दूसरा सतह जिसमें क्या है? ऊंचाई है और चौड़ाई है, बी और सी है, फिर एक ऐसी सतह जिसमें ए और सी है। तो उसके आधार पे आपके पृष्ठीय विकर्ण मान देख लीजिए। ए का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, कितना हो गया? 8 8 64, 4 चौक 16, जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 4 6 10, और 7 और 1 8। अब आप निकालना है तो निकाल लीजिएगा करनी से। 80 को अगर आप दुगुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8 का 0, 2 दूनी 4, उसके 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10। तो आप देखेंगे एक जोड़ा 2 जोड़ा मतलब 2 दूनी 4। तो मैं इसको खाली लिख सकती हूँ 4 करनी 5। ये भी आप लिख सकते हो, या यहाँ तक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाते हैं बी का वर्ग धन सी का वर्ग, तो इसमें रख देते हैं मान बी मतलब 4, सी मतलब 2। 4 का वर्ग मतलब 16 धन 4, कितना आ गया करनी में? 20। या आप इसको क्या लिख सकते हो? बाद में निकालोगे तो 2 करनी 5 मीटर। अब आपका लास्ट पृष्ठीय विकर्ण बच गया, ए मतलब 8 का वर्ग और सी मतलब 2 का वर्ग, तो कितना आ गया? 64 धन 4। तो ये आपका आ गया 68, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? विकर्ण। क्योंकि प्रश्न में घनाभ दिया गया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी, और बोला गया था सभी विकर्ण ज्ञात करिए। तो आपको पता है एक त्रिविमीय आकृति में 2 मेन विकर्ण होते हैं, एक आपका कौन सा? आकाशीय विकर्ण, और एक आपका पृष्ठीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण हमने सीधा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग का सूत्र लगाया और उसमें मान रख के निकाला। उसके बाद पृष्ठीय विकर्ण की जब बात करें, क्योंकि घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं और 3 अलग अलग टाइप के पृष्ठ भी होते हैं, तो इसीलिए आपके पास उसमें 3 विकर्ण निकलेंगे। एक बार लंबाई और चौड़ाई के साथ, एक बार चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, और एक बार लंबाई और ऊंचाई के साथ। ए का वर्ग बी का वर्ग एबीसी प्रश्न में दिया था, मान रखा, करने के अंदर जो मान जोड़ना था हमने वर्क किया, जोड़ा, और जो आंसर आया ये आपके सभी विकर्णों का मान था। इसी तरह और भी प्रश्न है कि पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है घन का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया हुआ है, आप इसको करके देखिए। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके अलावा भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इसके बेस पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करिए, जो नहीं बनेगा उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।